नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज सुबह के अखबार देख रहा हूं मैं अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ के, तो बड़े बड़े कुछ घोटालों की खबरें हैं। सरकारी भ्रष्टाचार बहुत बड़ा 15 साल पहले का शिक्षा मिशन कंप्यूटर घोटाला, जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और 1700 पन्ने का चालान पेश हुआ है ACB EOW की तरफ से। एक महिला दिख रही है, 2 पुरुष दिख रहे हैं। किसी महिला के फंसने पर मुझको तकलीफ होती है। मुझको लगता है कि महिलाएं मुश्किल से तो आगे आ पाती हैं, और अगर फंस जाती हैं कहीं तो एक बुरी मिसाल बनती हैं। लोगों को कहने का मौका मिलता है कि महिलाएं भी ऐसी ही होती हैं, जबकि मेरा ये मानना है कि महिलाएं कम भ्रष्ट होती हैं, कोई इक्का दुक्का निकल जाती होंगी अधिक भ्रष्ट। दूसरा एक केस भारतमाला प्रोजेक्ट, जिसमें सड़क के किनारे जमीनों का अधिग्रहण होना था। उसमें सरकारी अफसरों के साथ मिलकर कुछ जमीन दलालों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए उन जमीनों के, और उसका अंधाधुंध रेट पर पैसा ले लिया। एक जमीन दलाल उसमें जो है, उसकी अकेले की 23 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। इस मामले में ऐसा चल ही रहा है लगातार, एक के बाद एक मामला। आज ही का एक दूसरा मामला बताता हूं, स्वास्थ्य विभाग का। जो जांच की जो मशीनें रहती हैं, उन मशीनों में जो केमिकल लगते हैं, रीएजेंट, उसको सप्लाई करने वाला जो सप्लायर था दुर्ग का, शशांक चोपड़ा, उसकी 80 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। 80 करोड़ रुपए की। अब 80 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। घोटाला 100-200 करोड़ का जाने कितने का है। लेकिन मैं याद करने की कोशिश कर रहा था कि और कौन कौन से बड़े भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं। शराब घोटाला आपकी जानकारी में है। बड़े बड़े अफसर, यहाँ के IAS अफसर उसमें लगे हुए थे, गिरफ्तार थे। कहीं जमानत होती है, फिर कुछ केस दर्ज हो जाता है, फिर कुछ होता है। ये चल रहा है लगातार। एक महादेव सट्टा का भ्रष्टाचार हुआ था, जिसका पैसा बड़े बड़े लोगों तक पहुंचा था, ऐसा उनका कहना है। कुछ पुलिस अफसर वगैरह भी उसमें गिरफ्तार हुए थे, छोटे मोटे। बड़े मगरमच्छ उसमें बाकी हैं अभी महादेव सट्टा में। कोयला लेवी घोटाला एक अलग किस्म का घोटाला था। बिहार वगैरह में, झारखंड में एक समय सुनते थे कि वहाँ के मुजरिमों के गिरोह जो हैं रंगदारी वसूलते हैं कि अगर धंधा करना है तो हमको पैसा देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में कोयला लेवी घोटाला, लेवी शब्द जो है इस्तेमाल किया है ईडी ने, ये था रंगदारी वसूली का था। इसमें सत्तारूढ़ पार्टी के लोग थे और अफसर थे। इसमें सत्ता के सबसे ताकतवर अफसर थे, और कम से कम 2 महिला अफसर भी इसमें थी। एक डिप्टी कलेक्टर थी, एक IAS थी। बड़े मुश्किल से कई शर्तों पर इन लोगों को जमानत वगैरह मिली है। कुछ को प्रदेश के भीतर रहने की इजाज़त नहीं मिली है। मेडिकल उपकरण घोटाला, 411 करोड़ रुपए का मेडिकल उपकरण घोटाला। इसमें भी बड़े बड़े अफसर गिरफ्तार हैं। कोर्ट में मामला जा चुका है, संपत्ति जब्त है। भारतमाला लैंड एक्विजिशन बतला चुका हूं आपको मैं। ये करीब 350 करोड़ रुपए का घोटाला है। सरकार को चूना लगाने में ये लोग जो हैं, ये पुराने कपड़े पहनकर, ब्रश लेकर, बाल्टी में चूना घोल कर लेकर घर से निकले अरबपति लोग और बड़े बड़े अफसर। इन्होंने सरकार को खूब चूना लगाया। अभी जो दूसरे मामले चल रहे हैं, उसमें छत्तीसगढ़ PSC का मामला भी चल रहा है। चेयरमैन सोनवानी, उनका पूरा कुनबा और कई लोग और कई अरबपति उद्योगपति, जिन्होंने अपने बेटी, दामाद, बेटा, बहू, जाने किसको किसको डिप्टी कलेक्टर बनवा दिया था, कई लोग गिरफ्तार हैं उसमें से। बड़े बड़े मामले सामने आए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती का घोटाला हो गया। जल जीवन मिशन में बड़ा घोटाला, 200 करोड़ का टेंडर घोटाला हो गया। कहीं राशन घोटाला, कहीं लैंड रेवेन्यू घोटाला, तरह तरह का घोटाला है। ये सब हर सरकार के रहते हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक सरकार के समय हुआ हो।
अभी जो शिक्षा विभाग का कंप्यूटर घोटाला है ये तो 15 साल पुराना है, उस समय रमन सिंह की सरकार थी। फिर भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार के समय बहुत सारे घोटाले हो गए, और अभी की सरकार के मामले कुछ हो सकता है थोड़ा रुक के कुछ समय बाद सामने आए, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त तो हो गई हो कोई सरकार, ऐसा मुझको बिल्कुल नहीं लगता है। क्या किया जाए इसका? जनता का पैसा जो है, जो इतने बड़े बड़े मामलों में डुबाया जा रहा है, ये गरीब जनता का पैसा है। यहाँ आधे से थोड़ी कम आबादी बहुत गरीब है। आपको ध्यान है ना कितना 60 लाख या कितनी महिलाओं को महतारी बंधन का पैसा मिलता है गरीब महिलाओं को, तो वो चूड़ी बिंदी टिकली कुछ खरीद लेती हैं, उससे कुछ घर के बच्चों के लिए ले लेती हैं। ऐसा क्या किया जाए? कैसे ये भ्रष्टाचार रोका जाए? किसी सरकार में नहीं रुकता ये। इधर अभी भूपेश बघेल की सरकार में तो मंत्री जो हैं कवासी लखमा निरक्षर मंत्री थे, पढ़ना नहीं जानते, दस्तखत किसी तरह से बनाना जानते थे, विधानसभा में एक भी जवाब अपने विभागों का नहीं दे पाए थे। उनके जवाब देने का ठेका मोहम्मद अकबर, एक दूसरे ताकतवर मंत्री भूपेश बघेल के, उन्होंने लिया था। उनके विभागों में भी ढेरों भ्रष्टाचार हुए हैं, लेकिन वो तेज तर्रार थे, उनके खुद के ऊपर आंच नहीं आई। और कवासी लखमा 5 बार के शायद आदिवासी विधायक एक ही जगह से वो जेल चले गए, अभी किसी तरह से खींचतान के उनकी जमानत हुई है। मैं देख रहा था अभी चीन जो है, चीन ने यहाँ पर हिंदुस्तान में पूंजी निवेश की बड़ी तैयारी कर रखी है, क्योंकि भारत सरकार ने एक नया फेरबदल किया है अपनी नीतियों में। जमीन से जुड़े हुए जो देश हैं वो यहाँ पर पूंजी निवेश कर सकते हैं, शायद 49% तक, ऐसा कुछ है। तो मैं चीन को देख रहा था, चीन यहाँ पूंजी निवेश लेके आएगा, क्या अपनी थोड़ी संस्कृति भी ला सकता है? चीन में सरकारी पैसे में जो भ्रष्टाचार होता है, सोच समझ के जो लोग करते हैं उनको मौत की सजा भी मिल सकती है, उम्र कैद भी मिल सकती है, या 10 साल से अधिक की सजा तो मिलती ही है। मैं मौत की सजा के खिलाफ हूं, मौत की सजा के खिलाफ हूं, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि अगर मौत की सजा का प्रावधान है तो सत्ता पे बैठे हुए बड़े बड़े लोगों ने अगर जनता के हक के पैसे पे ऐसा डाका डाला है, एक योजनाबद्ध तरीके से साजिश बनाकर जनता के पैसे को इस हद तक इस बेशर्मी के साथ लूटा है, तो उनको कौन सी भी सजा होनी चाहिए। मैं उसकी कोई सीमा तय नहीं करता। चीन में जो सजा होती है शायद वैसी भी हो जाए, हो सकता है उससे कुछ लोगों को फर्क पड़े, हो सकता है उससे कुछ दूसरे लोगों पे दबाव रहे कि इतना पैसा कमा के क्या करोगे, फांसी पे टंग जाना है आगे। तो हालांकि मैं सिफारिश नहीं कर रहा हूँ किसी को मौत की सजा की, लेकिन कह रहा हूँ कि जनता के पैसे का इतने संगठित रूप से इतना भ्रष्टाचार करना, गबन करना, ये इसी सजा के लायक है। भले अब जज रहम करके न दें ऐसी सजा, लेकिन भारत के कानून में ऐसी सजा का प्रावधान होना चाहिए। आप सोच के देखिएगा, जिस धड़ल्ले से, जिस गुंडागर्दी के साथ कोई भी सरकार रहे, ये भ्रष्टाचार चलते ही रहता है। मुझको ध्यान है जोगी जब मुख्यमंत्री थे, आप भूल गए होंगे, मुझको ध्यान है चूंकि मैं सरकार को करीब से देखता था, जिलों में उस समय लॉटरी निकलती थी शराब की, और कम से कम आधा दर्जन जिले ऐसे थे जिन्होंने सत्ता के कहे हुए, सत्ता के दिए हुए लॉटरी के नंबर पढ़ के वहाँ बता दिए कि इन ठेकेदारों को इन एप्लीकेशन पर ये दुकान दी गई। और कलेक्टर का दबदबा इतना था कि किसी ने कहा नहीं कि हमको लैपटॉप की स्क्रीन दिखाओ। ये हुआ था, आधा दर्जन जिलों में ऐसा हुआ था, बड़े बड़े अफसर थे। बाद में भी मुझको ध्यान है रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, बाबूलाल अग्रवाल नाम का एक हेल्थ सेक्रेटरी था यहाँ पर, इसी शहर का, रायपुर का रहने वाला था, यहीं का पढ़ा हुआ था, सबसे कम उम्र में IAS बनने वालों में से एक था। लेकिन उसकी हरकतें देख के मैंने बीच में 1-2 बार कहा था लोगों को
कि 23 साल की उम्र में आईएएस बन जाने वाला बाबूलाल अग्रवाल प्रदेश में सबसे लंबे समय तक चीफ सेक्रेटरी रह सकता है। उम्र उसके फेवर में है, अगर उसके पहले वो गिरफ्तार ना हो जाए तो। और हुआ वही, गिरफ्तार हुआ, जेल रहा। ऐसा आईएएस अफसर था, दवा खरीदी घोटाले में ढेरों गड़बड़ी की, और भी गांव के गरीब लोगों के नकली आधार कार्ड बनवाकर, उनके नकली खाते खुलवाकर, उनमें पैसा डालकर अपने परिवार के कारखाने में भेजना, ऐसे भी कुछ कुछ मामले चले थे। मुझको हर मामले का अंत याद नहीं है। थोड़ा खराब बात भी मैंने लिखी थी उस समय, कुछ लोगों को बुरा लगा था, लेकिन मैंने लिखा था कि एक आईएएस अफसर जो यहीं के सवर्ण शिक्षित शहरी परिवार का था और जिसके सामने भ्रष्टाचार कोई मजबूरी नहीं थी, अगर बाबूलाल अग्रवाल नाम के उस अफसर ने इस दर्जे का भ्रष्टाचार किया था, तो मैंने अपने अखबार में लिखा था उस बारे में कि इस शहर में एक रेड लाइट एरिया हुआ करता था, उसका नाम बाबूलाल गली था। वहां पे महिलाएं धंधा करती थी, अपना बदन बेचती थी कुछ देर के सेक्स के लिए, लेकिन उन महिलाओं ने भी अपना ही बदन बेचा था, किसी और का बदन नहीं बेचा था। ये बाबूलाल अग्रवाल जैसे लोगों ने हेल्थ सेक्रेटरी रहते हुए जो नकली मशीनें खरीदी, नकली दवाएं खरीदी, जो भ्रष्टाचार किया, उसमें इन्होंने तो प्रदेश के सबसे गरीब मरीजों का बदन बेच दिया, उनकी सांसें, उनकी जिंदगी बेच दी थी। तो मैंने उस वक्त लिखा था कि बाबूलाल गली की इन महिलाओं को आज इस नाम पर शर्म हो रही होगी। कुछ लोगों ने कहा था कि कुछ अधिक तल्ख है। मैंने कहा मैं इससे कम तल्ख तो ऐसे भ्रष्टाचार के बारे में नहीं लिख सकता जो कि सबसे गरीब मरीजों के हक को छीनकर डाका डालकर किया गया है। खैर, मैं चाहता हूं कि ये आपके हक का पैसा है, आप सोचिए क्या किया जाना चाहिए, कितनी कड़ी सजा देनी चाहिए, कैसे इसको रोकना चाहिए। मैंने बीच में ये सुझाव भी दिया था कि सरकार को जांच एजेंसियों से परे एक ऐसी आर्थिक अपराध खुफिया एजेंसी, गुप्तचर शाखा बनानी चाहिए, क्योंकि इसमें से हर भ्रष्टाचार इतना संगठित है, इतना संगठित है कि इसकी चर्चा प्रदेश में सारे संबंधित लोगों के बीच रहती है। सबको मालूम रहता है किस मंत्री के यहाँ का, किस अफसर के यहाँ का कौन दलाल है, पैसा कहाँ पहुँचाने से काम मिल जाता है, सबको पता रहता है। तो मैंने ये भी कहा था कि आर्थिक अपराधों को और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ये जब हो चुका है उसके बाद अब 15 साल बाद अब कोर्ट में 1700 पेज की चार्जशीट पेश हो रही है। अब ये 15 साल तो निकल ही गए लोगों के जिंदगी के। तो एक खुफिया एजेंसी ऐसी रहनी चाहिए जो पूरे समय घूमे बाजार में, सरकारी विभागों में जहां टेंडर, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन कुछ भी है, और वहां से पता लगाए कि इसको कैसे किया जाए, कैसे रोका जाए, भ्रष्टाचार को समय रहते रोक दिया जाए। अभी तो क्या हो रहा है कि जैसे साइबर फ्रॉड हो रहा है, पैसा चले गया उसके बाद जांच शुरू हो रही है, तो कुछ पैसा मिल भी जाता है, कुछ नहीं मिलता है। ये जो भ्रष्टाचार है इसका कुछ पैसा संपत्ति वगैरह जब्त कर लेते हैं, पूरा पैसा सरकारी भ्रष्टाचार का नहीं मिलता है। फांसी उसी का अभी कोई ज़्यादा प्रावधान होने का आसार मुझको दिखता नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल शायद ऐसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि सभी लोग हमाम में, क्या कहते हैं उसको, कुछ ऐसा एक कहावत है हमाम वगैरह की। तो देखिएगा, सोचिएगा इस बारे में कि क्या किया जाना चाहिए, कैसे इस भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है, सोच के देखिएगा। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने आपके हक की कोई जायज़ बात की है तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि भ्रष्टाचार के बारे में आपका क्या तजुर्बा है, क्या किया जाना चाहिए। और जैसे चीन की लड़ें वगैरह अब आने लगेंगी, दिवाली पर रोशनी वगैरह, पिचकारी वगैरह आई गई थी अभी होली पर, और चीनी कारखाने भी यहाँ खुल जाएंगे, ईवी कारें वगैरह, ईवी स्कूटर दोपहिया बनने लगेंगे यहाँ। तो क्या चीन का भ्रष्टाचार विरोधी कानून भी इधर आना चाहिए क्या? थोड़ा सोच के देखिएगा। फिर मिलेंगे। चलते चलते छोटी सी सलाह
अगर आप दोपहिए चलाते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, पीछे बैठते हैं तो भी, वरना किसी हादसे की हालत में सिर पर चोट लगने का खतरा बहुत बड़ा रहता है और उस हालत में ज़िंदगी बचने का आसार बड़ा कम रहता है। और अगर ब्रेन हेमरेज वगैरह में आपके बदन के कुछ हिस्सों ने काम करना बंद कर दिया तो हो सकता है पूरी ज़िंदगी आप घिसट के चलें, बोल ना पाएँ, एक तरफ का मुंह न खुले, ठीक से खा न पाएँ, एक तरफ के अंग काम न करें। तो थोड़ा सोच के देखिएगा कि क्या सचमुच ही बिना हेलमेट चलने की शान इतनी ज़रूरी है कि आप ज़िंदगी को इतना खतरे में डालें। जो ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है, चालान करती है, ये अपना सिर बचाने के लिए नहीं करती है, ये आपका सिर बचाने के लिए, जो कि स्टील ऑफ अथॉरिटी के स्टील से बना हुआ नहीं है, ये हड्डियों का बना हुआ है, कुदरत का बनाया हुआ है, चट से चटक जाता है गिरने पर, टकराने पर। फिर मिलेंगे।